अरब का एक कबीला था, तो वहाँ उसकी जो गुजरगाह थी, रास्ता था, वो एक पहाड़ की चोटी से होकर गुजरता था। तो उस पे डाकुओं ने कब्जा कर लिया। वो गुजरगाह थी, सारे लोग वहाँ से गुजरते थे, तजारती काफिले गुजरते थे, लोग वहाँ से गुजरा करते थे। तो डाकुओं ने वहाँ कब्जा कर लिया और उसे बंद कर दिया। अब मामलात ये हुए कि जिसने गुजरना डाकुओं ने लूट लेना। लोग बड़े परेशान हुए। बादशाह ने अपने सिपाही भी भेजे, लेकिन डाकुओं की तादाद ज्यादा थी कुछ, और डाकू जो है भी महारत रखने वाले थे जंग की, तो वो बादशाह की फौज भी उन्हें रोक ना सकी। तो लोग बड़े परेशान हुए कि यहाँ क्या करना है। तो लोगों ने मिलकर एक प्लानिंग की, सर जोड़ लिए, मशावरत की, और हुआ ये कि एक बंदे को डाकुओं की मुखबरी करने भेज दिया गया। डाकुओं की मुखबरी करने गया। एक दिन उसने इतला दी कि डाकू कहीं गए हुए हैं, कहीं डाका डालने गए थे। तो यहाँ पे प्लानिंग पहले से थी कि जिस दिन ये पैगाम दे, तो बंदे तैयार थे, जंगजू, जंग की महारत रखने वाले अफराद काफ़ी सारे। तो वो फौरन उधर गए पहाड़ की चोटी पे। उन्होंने पहाड़ की चोटी पे कब्जा नहीं किया, क्योंकि कब्जा करते तो डाकू फिर आ जाते, फिर लड़ाई होती। वो वहाँ छुप गए। अब वो छुप गए, रात कहीं देर डाकू आए। डाकू थके हारे रात के वक्त, उन्होंने एक जगह सामान सारा इकट्ठा किया डाके का, अपने सारा असला उतार के रखा, लंबी तान के सो गए, घोड़े बेच के सो गए। अब डाकू गए सो। इन्होंने पहले असला गायब किया, फिर इन्होंने डाकुओं को पकड़ा और जाके जिंदान में डाल दिया, जेल कर दिया। सुबह बादशाह सलामत के हुजूर पेश कर दिया। अब सारे डाकू बादशाह के पास पेश हुए, तो बादशाह ने उन्हें सजाए मौत लिख दी कि इन सब को सजाए मौत दी जाए। उन सारे डाकुओं में एक नौजवान लड़का था, अभी उसकी मूछें निकल रही थी, जवानी की बहारें देखने वाला था, अभी चढ़ रहा था जवानी की बहारें। तो बादशाह के वजीरों में एक बड़ा रहमदिल वजीर था। उसने बादशाह से अर्ज की कि बादशाह सलामत, आप इस नौजवान लड़के को छोड़ दें। ये इनके जेरे असर था, बुरी सोबत में आ गया, वरना इसका कसूर नहीं है। ये थोड़ा सा बहक गया है, भटका नहीं है। अगर नेकों की सोबत में रहेगा तो राह रास्त में आ जाएगा। इसकी तालीम और तरबियत की जाएगी तो ये बदल जाएगा। जैसा कि आपने मुझे कहा, जो सवाल है आपका, कि ये ठीक हो जाएगा। बादशाह ने इनकार कर दिया। बादशाह का कहना कि आप उसकी मिसाल ये ले लें कि भेड़िए का बच्चा बड़ा हो के भेड़िए ही बनेगा, चाहे इंसानों में पला हो। भेड़िया है तो भेड़िए ही बनेगा ना, चाहे इंसानों में पला है। यहाँ बादशाह के अल्फाज जो लिखे हैं रवायत में के हकायत में, कि बादशाह ने कहा कि ये तो इस तरह है कि सांप मार देना और उसके बच्चे की बड़ी मोहब्बत से परवरिश करना शुरू कर देना, तो बच्चा भी बड़ा होकर सांप ही बनेगा। बादशाह का मौक़िफ़ ये था कि जड़ काट देनी चाहिए, क्योंकि जब दरख्त की नई नई जड़ हो ना, तो उसे काटना, उसे उखाड़ना आसान होता है। अगर वो पुख्ता हो जाए तो फिर उखाड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वजीर ने फिर से कहा कि बादशाह सलामत, हम इसकी तरबियत कर लेते हैं। कहते हैं ना, कतरा कतरा फेंकते जाओ तो पत्थर भी पिघलना शुरू हो जाता है, लेकिन रहता आखिर वो पत्थर ही है। वजीर की सिफारिश पे बादशाह ने उसे छोड़ तो दिया, उसकी बख्शिश कर दी। अब वो शाही खजाने से पलने लगा। 2 साल उसकी तालीम और तरबियत की गई। अब याद रखिएगा कि तालीम और तरबियत पूरी क्लास की होती है, लेकिन सारी क्लास एक जैसी नहीं निकलती। एक क्लास में बैठे हुए सारे डॉक्टर्स तो नहीं निकलते, सारे वकील तो नहीं निकलते, सारे इंजीनियर तो नहीं बनते। यहाँ हम मदारिस में बैठे हैं तो हमारे पास बैठा हर बंदा तो आलिम दीन पूरा नहीं निकलता। यहाँ खतीब या मुफ्ती तो नहीं बनता। तालीम सबकी सेम होती है, लेकिन असरात उसके, जो उसका असर है वो अलग अलग होता है। आप मिसाल ले लें कि बारिश तो बारिश होती है, जब बाग में पड़ती है तो सब्जा उगता है, फूल उगते हैं, और जब बंजर में कलर जमीन में गिरती है तो वो सिर्फ जड़ी बूटियां उगाती है जो किसी काम नहीं आती। तो तालीम और तरबियत तो उसकी हुई, लेकिन फितरत चूंकि खबीस थी, खबासत की फितरत थी उसमें। 2 साल बादशाह के महल में वो रहा। तो आपको पता है हर जगह एक खबीस टोला होता है जो ज़ाहरन तो ठीक होता है लेकिन बातिन बद होता है। तो बादशाह के नौकरों में भी ऐसे लोग थे,
उन्हें चूंकि पता था कि ये बचपन से चोरी में मुलव्वस है, डाकुओं में मुलव्वस है, तो उन्होंने इससे दोस्ती कर ली। अब चूंकि ये वज़ारा का करीबी था, शाही महल में पल रहा था, इसके साथ मिलकर जो शाही खजांची था, एक शाही वजीर, उसे और उसके बेटों को कत्ल कर दिया और कत्ल करके सारा खजाना लूटा और लूट के जंगलों की तरफ भाग गए और शाही बागी हो गए। बादशाह को बड़ा दुख लगा, बड़ा रंजो गम हुआ, बड़ी तकलीफ हुई। उस वक्त बादशाह ने यह बात कही, आदात बदल सकती हैं, फितरतें नहीं बदलती। ये हमारे बुजुर्गों की नसीहत है। अगर सुनो ना कि पहाड़ अपनी जगह से हट गया है, दरख्त उखड़ के किसी और जगह चला गया है, तो मान लेना, लेकिन ये कभी ना मानना कि बंदे की फितरत बदल गई है। फितरत नहीं बदलती। तो आपका जो सवाल है कि अगर हम बुरों के साथ नेकी करें तो आस्ता आस्ता उन्हें अच्छा कर सकते हैं। अगर कोई, ये अल्लाह पाक का हिदायत तो अल्लाह पाक देने वाला है, लेकिन अमूमी तौर पे जैसे मैंने आपको ये हकायत सुनाई है, बुरों के साथ नेकी करना ऐसे ही है जैसे नेकों के साथ बुरी करना। अब जितनी भी नेकी करेंगे ना, जो बदनस्ली है, कमी है, मैं जात पात के हवाले से नहीं कह रहा, मैं फितरत के हवाले से कह रहा हूँ, जो फितरत के हवाले से गलीज है वो अपनी गलाजत पे कायम रहेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लिहाजा जब किसी के साथ भलाई भी कर रहे हो ना, बाद में अफसोस करने की बजाय कि मैं तेरे नाल इन्ना भला कीता तो तावी मेरे नाल इंज कीता, नहीं, पहले देखो कि भलाई कर किसके साथ रहे हो। जैसे सदका देते वक्त देखो, डोनेट कर रहे हो तो किसे कर रहे हो, खर्च कर रहे हो तो किस पे खर्च कर रहे हो, वक्त खर्च कर रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, अपना इल्म खर्च कर रहे हो, किस पे कर रहे हो। मैं इधर बैठा हूँ ना इस मसनद पे, मैं इधर बैठ के आप लोगों से महवे गुफ्तगू हूँ, तो मुझे पता है कि इसके समरात मिलने वाले हैं, फल मिलने वाले हैं। लेकिन अगर मैं चले छोड़े वो मामला, नहीं मैं कहना चाह रहा, बस मकसद ये है कि मौका महल जहाँ हो, जहाँ जरूरत हो वहां खर्च किया जाए। पानी उस जमीन को दिया जाए जो फसल उगा सकती हो, ना कि उस जमीन को जिसने सहरा की जमीन है, जिसने सिर्फ पानी पी लेना है और आउटपुट कोई नहीं देना, फायदा कोई नहीं देना। तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हुए बड़ा ख्याल कीजिए, बड़ा सोच के इन्वेस्टमेंट कीजिए।